हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक और हाइस्ट मूवी वॉल्ट को, जो 2019 में आई थी। अगर इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे IMDb ने 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस है। इस मूवी में हाइस्ट के साथ एक बहुत बड़ा सस्पेंस भी है, इसीलिए ये मूवी ऑडियंस को काफी पसंद आई थी और मुझे भी ये मूवी काफी अच्छी लगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें एक हिस्ट्री दिखाई जाती है जिसमें बताया जाता है अमेरिका में 1970 की शुरुआत में क्राइम अपने चरम पर था। माफिया को कई सारी इलीगल एक्टिविटीज में शामिल होने, पुलिस, जज और पॉलिटिशियन पर कंट्रोल करने की आजादी थी। आगे हम एक और हिस्ट्री देखते हैं जिसमें लिखा था रेमंड नाम का एक गैंगस्टर जो कि न्यूजीलैंड से था। उस समय उसने अमेरिका में अच्छी पकड़ बना ली। मर्डर के इल्जाम में जेल में रहने के बाद भी रेमंड का काम और खौफ जेल से बाहर भी जारी था। लेकिन 1975 में एक ऐसा क्राइम हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और वहीं से अपराध के अंत की शुरुआत हुई। मूवी की शुरुआत 1972 से होती है और हम दो रॉबर्स को देखते हैं। उनके नाम ड्यूक और चकी थे। दोनों अपनी कार में बैठे थे और रॉबरी करने की तैयारी कर रहे थे। चकी ने मास्क पहना था लेकिन ड्यूक कभी किसी रॉबरी में मास्क नहीं पहनता। चकी उसे मास्क लगाने कहता है लेकिन ड्यूक का मानना था अगर उन्होंने किसी पर गन तानी तब वो लोग बहुत डर जाते हैं और तब उन्हें कौन कैसा दिखता है ये भी याद नहीं रहता। चकी को ड्यूक की ये बात ठीक लगी थी। दरअसल उन दोनों ने साथ मिलकर बहुत सारी छोटी मोटी चोरियां की थी और दोनों तकरीबन 15 साल से अच्छे दोस्त थे। अब वो कार से रॉबरी करने उतरते हैं। तब सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्यूक को पुलिस स्टेशन के इंट्रोगेशन रूम में दिखाया जाता है। वो पुलिस को बता रहा था कि वो और चकी कैसे मिले। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो दोनों कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। मतलब अब तक हमने जो भी देखा वो सब ड्यूक पुलिस स्टेशन में अपनी कहानी सुना रहा था। अब कहानी वापस शुरू होती है और हम दोनों को एक शॉप में रॉबरी करने के लिए जाते हुए देखते हैं। दोनों अपनी गन निकाल कर एक शॉप में मौजूद लोगों को डराने लगते हैं ताकि वो वहाँ की सेफ में रखा पैसा लूट सके। उस वक्त वहाँ शॉप ओनर और एक कायरीन नाम की लड़की थी। चकी शॉप ओनर को अंदर के रूम में लेकर गया जहाँ सेफ रखी थी। वही ड्यूक कायरीन पर गन तान कर उस पर नजर रखता है। इसके बाद चकी और ड्यूक शॉप ओनर और कायरीन को पिलो कवर से अपना मुंह ढकने कहते हैं। तब चकी सेफ से निकाले हुए पैसे एक बैग में भरता है। फिर ड्यूक कायरीन से उसका पर्स मांगता है लेकिन कायरीन पर्स देने से मना कर देती है क्योंकि उसके पर्स में घर जाने के बस के किराए के ही पैसे थे। कायरीन कहती है अगर वो उन्हें अपना पर्स देगी तो उसे पैदल घर जाना होगा क्योंकि उसका घर बहुत दूर है और इतनी बड़ी शॉप में ड्यूक उसका बस का किराया लूटने आया है तो उसे शाम 6 बजे कायरीन को घर ड्रॉप करने आना होगा। ये सुनकर ड्यूक कहता है वो शाम को 6 बजे उसे ड्रॉप करने जरूर आएगा। चोरी होने के बाद चकी अपनी होशियारी झाड़ने के लिए शॉप ओनर और कायरीन को भाषण देता है। तब गलती से चकी से उसकी गन चल जाती है और गोली सीधा शॉप ओनर के पैर में लगती है। तब ड्यूक और चकी वहाँ से भाग जाते हैं। मूवी में आगे हम देखते हैं कायरीन शाम में शॉप से निकलकर पैदल अपने घर जा रही थी क्योंकि ड्यूक उसका पर्स लेकर भाग गया। तभी वहाँ एक कार आती है। वो कार ड्यूक की ही थी। मतलब ड्यूक सच में कायरीन को घर ड्रॉप करने आ गया। ड्यूक वहाँ उसका पर्स भी लेकर आया था जिसकी कायरीन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो उसे घर छोड़ने कहता है। कायरीन कहती है वो पुलिस को कॉल करके उसकी कार का नंबर बता देगी ताकि पुलिस उसे पकड़ ले। ड्यूक कहता है वो कायरीन को अपनी माँ से मिलवाना चाहता है क्योंकि वो बहुत अच्छा मटन बनाती है। दरअसल कायरीन गरीब थी। उसके पास हर चीज के नपे तुले पैसे होते थे और वो भी ड्यूक ने चुरा लिए। लेकिन कायरीन कहती है उसे भूख तो लगी है और वो अपने लिए खाना खरीद भी नहीं सकती। ये कहकर कायरीन ड्यूक की कार में बैठ जाती है। आगे हम देखते हैं ड्यूक कायरीन को घर ले जाकर अपनी माँ से मिलवाता है। उसकी माँ अपने घर में कायरीन का वेलकम करती है और पूछती है क्या वो दोनों जॉब पर मिले थे। तब ड्यूक कायरीन को इशारा करता है और कायरीन उसकी माँ से कहती है वो जॉब पर ही मिले थे। दरअसल ड्यूक की माँ को पता नहीं उनका बेटा एक चोर है। इसके बाद ड्यूक कायरीन को अपने बाकी घर वालों से मिलवाता है। वो सब एक अच्छी शाम बिताते हैं। उस वक्त ड्यूक के घर में टीवी ऑन था और उसमें एक न्यूज चल रही थी जिसमें दिखाया जा रहा था जेल में रहने के बाद भी रेमंड ने किसी का मर्डर करवा दिया। आगे हम देखते हैं ड्यूक कायरीन को उसके घर छोड़ने गया। दोनों उसके घर के बाहर कुछ देर बातें करते हैं। ड्यूक बताता है वो और चकी अगले हफ्ते फिर से रॉबरी करने वाले हैं। अगर उनका ये काम सक्सेसफुल रहा तो वो और कायरीन अपने अपने जॉब छोड़कर एक साथ रहने लगेंगे। मतलब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर कायरीन कहती है रॉबरी करते समय ड्यूक को मास्क पहनना चाहिए क्योंकि जब वो रॉबरी करने उसके शॉप में आया था तब कायरीन उसका फेस अच्छे से देख सकती थी। तभी ड्यूक
कायरीन को किस करता है, फिर कहता है वो अगले दिन फिर से उसे पिक करने आएगा। इसके बाद कायरीन अपने घर के दरवाजे की चाबी निकालने अपने पर्स में हाथ डालती है। तब उसके पर्स में से एक पैकेट निकलता है जिसमें बहुत सारे पैसे थे। दरअसल ड्यूक ने पर्स वापस करने से पहले उसके पर्स में पैसे रख दिए थे क्योंकि उसे पता था कायरीन की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं। आगे हम सीधा रॉबरी वाला दिन देखते हैं। चकी बैंक में सबको हॉस्टेज बना लेता है। वही ड्यूक सारे काउंटर से कैश कलेक्ट कर रहा था। उनके साथ उनका एक पुराना फ्रेंड भी था जिसका नाम टॉमी है, जो कार में दोनों का वेट कर रहा था, मतलब वो कार ड्राइवर था। उस वक्त कार का रेडियो भी ऑन था। तो वो रेडियो पर एक लेडी की आवाज सुनता है जिसमें वो पुलिस को एक कार के बारे में बता रही थी। वो लेडी उसी कार के बारे में बता रही है जिसमें इस वक्त टॉमी बैठा अपने साथियों के आने का वेट कर रहा था। फिर टॉमी को रेडियो से एक पुलिस वाले की आवाज आती है। वो बोल रहा था वो 15 मिनट में उस कार तक पहुंच जाएंगे। मतलब पुलिस को उनकी रॉबरी के बारे में पता चल गया। लेकिन ये बात चकी और ड्यूक नहीं जानते क्योंकि वो कैश लूटने में लगे थे। उधर टॉमी ये सब सुनकर काफी डर गया था, इसीलिए वो उनका कुछ देर वेट करता है। लेकिन उन्हें बैंक से निकलने में समय लग रहा था और पुलिस भी वहां पहुंचने वाली थी, इसीलिए टॉमी कार छोड़कर भाग गया। कुछ देर बाद चकी और ड्यूक बहुत सारा कैश लेकर बैंक से बाहर निकलते हैं और अपनी कार की पिछली सीट पर बैठकर टॉमी से कार भगाने कहते हैं। लेकिन टॉमी गायब था। फिर उन्हें पुलिस का सायरन सुनाई देता है। तब ड्यूक जल्दी से पिछली सीट से ड्राइविंग सीट पर जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। आगे हम 1975 का समय देखते हैं जिसमें हमें RI करेक्शन इंस्टीट्यूट नाम की जेल दिखाई जाती है जहां रॉबरी करने के बाद चकी और ड्यूक को रखा गया था। दोनों ने आज तक रेमंड के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन उस दिन दोनों पहली बार रेमंड को देखते हैं। सारे कैदियों ने जेल के कपड़े पहने थे लेकिन रेमंड और उसके आदमियों ने जेल में भी नए कपड़े पहने थे। किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं थी कि वो रेमंड को कुछ बोल सके। चकी बताता है रेमंड भले ही जेल में है लेकिन शहर में अब भी रेमंड के ही चर्चे चल रहे हैं, मानो जैसे वो इस शहर का मेयर हो। बहुत पहले रेमंड ने अपने साथियों के साथ 40 आयरिश लोगों का मर्डर किया था। तब से लोग उससे डरने लगे। रेमंड इतना फेमस है कि अमेरिका की बड़ी बड़ी फैमिलीज भी अपने डिस्प्यूट सॉल्व करने रेमंड के पास आती है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां हमें बॉस्टन शहर का सीन दिखाया जाता है। तब रेमंड जवान था। वो अपने 2 साथियों के साथ एक कमरे में घुसकर कुछ लोगों को मार देता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। ड्यूक बताता है उसे जेल के लॉन्ड्री मैन ने बताया जो भी रेमंड के आगे गया वो मारा गया। आगे हम देखते हैं चकी का जेल में एक कैदी से झगड़ा हो गया। दोनों में हाथापाई हो रही थी। उनकी लड़ाई रेमंड और उसका राइट हैंड जेरी भी देख रहे थे। कुछ देर उनकी लड़ाई देखने के बाद रेमंड वहां से चला जाता है लेकिन जेरी उनकी लड़ाई आखिर तक देख रहा था। कुछ देर मार खाने के बाद चकी दूसरे कैदी को बहुत मारता है और आखिर में जीत जाता है। जेरी चकी की लड़ाई के लिए पेशेंट देख रहा था। आगे हम देखते हैं रात में जब ड्यूक अपने सेल में सो रहा था तब जेलर आकर उसे उठाता है क्योंकि उसे जेरी ने मिलने बुलाया था। जेलर उसे अपने साथ चलने कहता है। फिर चकी और ड्यूक जेरी के पास जाते हैं। तब जेरी उन्हें ड्रिंक बनाकर देता है। जेरी का सेल किसी आलिशान होटल रूम जैसा लेविश था। ड्यूक उसके रूम की तारीफ करता है। जेरी बताता है वो कई सालों से रेमंड के लिए काम कर रहा है, इसीलिए उसे जेल में इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। उसने रेमंड के लिए बहुत साल काम किया लेकिन अब उसे काम के मुताबिक पैसा नहीं मिल रहा। रेमंड अब बहुत लालची हो गया है। जेरी को लग रहा था अब रेमंड से उसकी जान को खतरा है, इसीलिए वो ड्यूक और चकी को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। ड्यूक कहता है उन्हें इस बारे में सोचने समय चाहिए, लेकिन चकी जेरी के साथ काम करने तुरंत ही मान गया। जेरी उन्हें बताता है अगर वो दोनों उसके लिए काम करेंगे तो उन्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा जिससे वो अपनी जिंदगी बना सकते हैं और बिल्कुल वैसी जिंदगी जी सकते हैं जो इस वक्त जेरी जी रहा है। चकी को देखकर ड्यूक भी जेरी के साथ काम करने मान जाता है। जेरी कहता है अब वो दोनों जल्दी ही जेल से बाहर होंगे। आगे हम ड्यूक को जेल से बाहर आते हुए देखते हैं, मतलब जेरी के कहने पर उन्हें छोड़ दिया गया। तब उसकी गर्लफ्रेंड कायरीन उसे लेने आई थी। वो ड्यूक को देखकर खुशी से गले लगा लेती है। कायरीन को लग रहा था ड्यूक अब आजाद है और अब वो दोनों एक साथ हंसी खुशी रहेंगे। कायरीन ड्यूक को उसके घर ले जाती है। घर जाने के बाद ड्यूक अपनी माँ से मिलता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ चकी भी आया। एक दूसरे से मिलने के बाद चकी धीरे से कहता है उसे कुछ बात करनी है, इसीलिए वो ड्यूक को अकेले में बुलाता है। लेकिन कायरीन ने चकी की बात सुन ली थी। वो समझ गई कुछ गड़बड़ है। कुछ देर बाद ड्यूक और चकी हटसन नाम की एक शॉप के बाहर खड़े थे। वो शॉप ठंड के लिए फर वाले जैकेट बेचने के लिए फेमस थी। ड्यूक को लग रहा था चकी को एक फर कोट खरीदना है, लेकिन चकी कहता है उसे कोट नहीं खरीदना। दरअसल वो शॉप ही उनका अगला टारगेट थी और ये काम उन्हें जेरी ने दिया था। ड्यूक पूछता है जेरी ने उन्हें फर कोट की शॉप लूटने का काम क्यों दिया। चकी बताता है उस शॉप में एक वॉल्ट है जिसमें बहुत सारे डिपॉजिट बॉक्स है। उन बॉक्स में उन सारे बड़े गैंगस्टर और बिजनेसमैन का पैसा है जिसे वो बैंक में नहीं रख सकते क्योंकि वो सारा पैसा ब्लैक मनी है। इसीलिए वो अपना सारा पैसा गवर्नमेंट से छुपाकर बॉन्डेड वॉल्ट में रखते हैं और ये बात कुछ गिने चुने लोगों को ही पता है। यहाँ
तक उस शॉप में काम करने वाले एम्प्लॉय भी इस बारे में नहीं जानते। जब रेमंड बाहर था तब वो वॉल्ट उसके अंडर था, लेकिन अब वो खुद कई सालों से जेल में है, इसीलिए अब उस पर किसी की नजर नहीं। लेकिन ड्यूक कहता है उन्हें इस काम के लिए जेरी को मना करना होगा, क्योंकि रेमंड बहुत खतरनाक है, उसे रेमंड से टकराने का अंजाम पता है। चकी बताता है इस काम के लिए जेरी दोनों को $70,000 देगा। 1975 में $70,000 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। ये सुनकर ड्यूक का मन पलट जाता है और वो भी ये काम करने मान गया। चकी कहता है वो बस ये एक काम करके अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं, लेकिन ड्यूक कहता है उन्हें इस काम के लिए और लोगों की जरूरत होगी। तब चकी बताता है जेरी ने पहले ही अपने लोगों को इस काम में उनकी मदद करने तैयार कर लिया है, मतलब अब उनके पास एक पूरी टीम थी। चकी ड्यूक को टीम से मिलवाता है। उनमें सबसे मजे की बात तो ये थी वो एक दूसरे के नाम तक नहीं जानते, इसीलिए वो सब एक दूसरे को बडी बुलाते थे और बडी के साथ उनके शहर का नाम लगाते थे। जैसे चकी मैनचेस्टर से था, इसीलिए सारे लोग उसे बडी मैनचेस्टर के नाम से बुलाते थे और उनके रॉबरी के लिए ये अच्छा भी था, क्योंकि कोई किसी का नाम भी नहीं लेगा, इसीलिए फंसने का कोई चांस भी नहीं होगा। लेकिन उनमें से कुछ लोग भरोसे के नहीं थे, क्योंकि उनकी आपस में नहीं बनती। उनमें से एक आदमी था जिसका नाम बडी बैरिंगटन था। वो दिखने में एक बिजनेसमैन जैसा था, वो सभी थोड़े से क्रैक थे, इसीलिए ड्यूक कहता है इस काम के लिए वो और चकी ही ठीक थे, क्योंकि उन लोगों की वजह से वो फंस सकते हैं। लेकिन चकी कहता है उसे इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो सब अपना काम जानते हैं। वहाँ से निकलकर ड्यूक कहीं जा रहा था, तब रास्ते में उसे कैरिन रोककर कहती है उसे जेल से बाहर आकर एक हफ्ता हो गया, लेकिन वो उस दिन के बाद से कैरिन से नहीं मिला। दरअसल ड्यूक ने इस रॉबरी के बारे में कैरिन को नहीं बताया था, लेकिन कैरिन जब जेरी का नाम लेती है तब ड्यूक समझ गया कैरिन ने सब कुछ पता कर लिया। कैरिन ड्यूक को संभल कर रहने कहती है, क्योंकि अगर कैरिन इस बारे में पता कर सकती है मतलब कोई भी इस रॉबरी के बारे में जान सकता है। फिर कैरिन पूछती है इस रॉबरी में उसके साथ कितने लोग होंगे। ड्यूक बताता है उसे और चकी को मिलाकर टोटल 7 लोग हैं। कैरिन पूछती है क्या उसे उन लोगों पर भरोसा है। ड्यूक को उनमें से एक आदमी कुछ ठीक नहीं लगता। तब कैरिन उस आदमी को ड्राइविंग का काम देने कहती है, ताकि रॉबरी करते समय वो कार में बैठा रहे और उनके लिए कोई परेशानी खड़ी न कर सके। ये सुनकर ड्यूक चौंक जाता है, क्योंकि ये आइडिया उसे भी नहीं आया। ड्यूक इतना तो समझ गया था कैरिन बहुत होशियार है, इसीलिए ड्यूक उससे काफी इम्प्रेस था। आगे हम देखते हैं ड्यूक और चकी बाकी लोगों के साथ मिलकर रॉबरी का प्लान बना रहे थे। तब ड्यूक सबसे पहले उस गाड़ी के बारे में पूछता है जिसमें वो लूटा हुआ पैसा लेकर भागेंगे। तब उनकी टीम का एक आदमी ड्यूक को एक वैन दिखाता है। फिर ड्यूक को जिस आदमी पर शक था वो उसे वैन में ले जाकर बताता है इस वैन का इंचार्ज वो रहेगा, क्योंकि ये काम बहुत जिम्मेदारी वाला है। ये सुनकर उस आदमी को प्राउड फील होता है कि उसे एक रिस्पॉन्सिबल काम मिला, लेकिन असल में ड्यूक को उसे रॉबरी से दूर रखना था। इसके बाद चकी बाकी लोगों से कहता है ठीक 10 बजे पुलिस उस शॉप के सामने एक राउंड लगाती है, इसीलिए उन्हें सुबह 9:15 पर अंदर जाना होगा, ताकि वो अपना काम करके 10 बजे से पहले ही वहाँ से निकल सके। अंदर जाने के बाद उन्हें एक जेनी नाम की लड़की मिलेगी जो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट है, लेकिन वो उनके लिए खतरा नहीं होगी। उन्हें बस अंदर जाकर एक आदमी के बारे में पूछना होगा जिसका नाम अब्राहम है, क्योंकि वर्ल्ड का कॉम्बिनेशन उसी के पास होगा। इसीलिए सबसे पहले ड्यूक और चकी अंदर जाकर सबको हॉस्टेज बनाएंगे। फिर 2 लोग अंदर आकर हॉस्टेजेस के हाथ और मुंह टेप से बांधेंगे, लेकिन उन्हें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि इस बीच वर्ल्ड का कोई कस्टमर अंदर ना आ जाए, वरना वो उन सबको मार देगा। इसीलिए वो बडी बैरिंगटन को शॉप के दरवाजे पर रखेंगे और जब कोई अंदर आएगा तब बडी बैरिंगटन उन्हें दरवाजे पर ये बोलकर रोकेगा कि पहले से एक कस्टमर वॉल्ट में बहुत बड़ा डिपॉजिट कर रहा है, तब दूसरे कस्टमर अंदर नहीं आएंगे। अब रॉबरी का दिन आता है। तब सारे लोग वैन से हटसन शॉप जाने निकलते हैं। उधर शॉप में अब्राहम भी पहुंच गया था। उसने अपने कस्टमर्स के लिए वॉल्ट पहले ही खोल दी थी। कुछ देर में वैन भी वहां पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद ड्यूक अपनी शर्ट में गन छुपाता है और 30 सेकेंड बाद चकी को अंदर आने कहता है। ये कहकर ड्यूक अंदर चला जाता है और रिसेप्शनिस्ट जेनी को एक लिस्ट दिखाता है जिसमें कुछ इटालियन नाम लिखे थे। ये उन्हीं के नाम थे जिनके वॉल्ट में डिपॉजिट बॉक्स है। ड्यूक कहता है लिस्ट वाले नाम के लोगों ने उसे अपने डिपॉजिट बॉक्सेस चेक करने भेजे हैं। तभी वहाँ अब्राहम आकर कहता है वो उसकी मदद करेगा। ड्यूक समझ गया था यही अब्राहम है। तब ड्यूक जल्दी से अपनी गन निकाल कर अब्राहम पर तान देता है। अब्राहम कहता है वो रेमंड के फ्रेंड है, इसीलिए वो गलत जगह चोरी करने आया है। तब ड्यूक कहता है अब्राहम ये बात गलत आदमी से बोल रहा है। फिर ड्यूक पूछता है इस वक्त उनके शॉप में कितने लोग हैं। उस वक्त शॉप में 5 लोग थे। तब ड्यूक उन सबको हॉल में बुलाने कहता है। उन सबको एक जगह जमा करने के बाद चकी अंदर आता है और सबको पिलो कवर देकर अपने मुंह ढाकने कहता है। इसके बाद बाकी की टीम वर्कर की ड्रेस में अंदर आती है। ड्यूक उन्हें बताता है उनके पास सिर्फ 30 मिनट है, इसीलिए वो सीधा वॉल्ट में जाते हैं। तब तक चकी सबको टेप से बांध देता है। वही बाहर वैन का ड्राइवर चारों तरफ नजर रख रहा था और बडी बैरिंगटन शॉप के दरवाजे पर खड़ा था। तभी 2 बड़े गैंगस्टर आए, क्योंकि उन्हें वॉल्ट से कुछ पैसे निकालने थे, लेकिन बैरिंगटन
उन्हें दरवाजे पर रोक कर बताता है अंदर एक बड़ा क्लाइंट है जो बहुत सारा पैसा निकाल रहा है और इस काम के लिए उसे समय लगेगा, इसीलिए बडी बैरिंगटन उन्हें 1 घंटे बाद आने कहता है। तब वो चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं बाकी के लोग वॉल्ट के सभी बॉक्सेस को ड्रिल मशीन से तोड़कर उनमें से बहुत सारा पैसा निकाल रहे थे, फिर उन पैसों को बैग में भर रहे थे। फिर कुछ देर बाद ड्यूक सबको बताता है उनका समय खत्म हो गया, अब उन्हें निकलना होगा। तब तक उन्होंने पैसों से बहुत सारे बैग भर लिए थे। वो सभी बैग्स को बाहर लेकर आते हैं और वैन में रख कर वहाँ से निकल जाते हैं। उनके निकलने के बाद वहाँ पुलिस की कार आती है जो उनका डेली रूटीन था, लेकिन अलार्म की आवाज सुनकर पुलिस वाले अपनी कार रोककर अंदर जाते हैं। उधर चोरी करने के बाद सब लोग वैन में ही सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि ये उन लोगों की अब तक की सबसे बड़ी चोरी थी जिसे उन्होंने बड़ी आसानी से बिना किसी गलती के कर लिया। आगे हम देखते हैं बहुत सारे बिजनेसमैन जिनका पैसा उस वॉल्ट में था वो सब हटसन शॉप के बाहर पहुंच गए। वहाँ बहुत सारी पुलिस भी थी। पुलिस ऑफिसर अंदर जाकर वहाँ बंधे हुए एम्प्लॉयज को खोलते हैं। इसके बाद वहाँ एक बड़ा ऑफिसर आया, लेकिन वॉल्ट की हालत देखकर वो भी डर गया क्योंकि वो भी रेमंड के लिए काम करता था और उसे पता है अब रेमंड उन्हें छोड़ेगा नहीं। कुछ देर बाद वहाँ मीडिया भी पहुंच गई। वो कुछ गैंगस्टर का इंटरव्यू ले रहे थे। तब एक जर्नलिस्ट पूछता है शॉप में उनका कौन सा सामान रखा था जिसके लिए वो इतना परेशान हो रहे हैं। तब एक बेंजामिन नाम का गैंगस्टर बताता है उसने अंदर कॉइन कलेक्शन रखा था। दरअसल वो सारा पैसा इलीगल था, इसीलिए कोई भी मीडिया को सच नहीं बता सकता। उधर जेल में रेमंड का आदमी उसे रॉबरी के बारे में बताता है, लेकिन रेमंड को पता था जेल में होने की वजह से वो कुछ नहीं कर सकता और उसे पता नहीं वो जेल से कब बाहर आएगा। आगे हम 2 महीने बाद का समय देखते हैं जिसमें हमें लास वेगास नवाडा का एक क्लब दिखाया जाता है। उस क्लब में ड्यूक और चकी गैम्बलिंग करने गए। दोनों की गर्लफ्रेंड भी उनके साथ थी। तब चकी की गर्लफ्रेंड बताती है उनकी टीम का एक आदमी 2 हफ्तों से गायब है और उसके पास चोरी किए हुए पैसे भी थे। तब हम उसी आदमी को देखते हैं जो टीम के दूसरे आदमी के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा था। दूसरा आदमी कहता है उसने अपने पास चोरी का पैसा रखकर ठीक नहीं किया क्योंकि उन पैसों में सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा क्योंकि वो पैसा जेरी का है, लेकिन दूसरा आदमी नहीं मानता। तब उन्हीं की टीम का एक और आदमी उस रेस्टोरेंट में खाने का पार्सल लेने आया और जिसने उनके साथ धोखा किया था वो उसे अपनी गन से शूट कर देता है और वो आदमी वही मर चुका था। फिर हम 3 महीने बाद का समय देखते हैं। ड्यूक और कायरीन अब भी वही थे। तब कायरीन पूछती है वो अपने घर कब जाएंगे। ड्यूक कहता है उसे नहीं पता, लेकिन कुछ दिन उन्हें वही रुकना होगा। दरअसल ड्यूक और चकी को उनके उस साथी के बारे में पता था जो कुछ महीने पहले मारा गया। रेमंड ने ही उनके एक साथी को उसे मारने कहा था। ड्यूक को पता था अब रेमंड उन लोगों को छोड़ेगा नहीं और वो लोग एक दूसरे को रेमंड के कहने पर मारते रहेंगे क्योंकि सबको अपनी जान बचानी है। आगे हम देखते हैं ड्यूक और कायरीन एक छोटे से मोटल में छुपे हुए थे। ड्यूक बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसे पता है रेमंड उसे कभी भी मरवा सकता है, इसीलिए वो जल्दी से रूम से बाहर निकलकर एक फोन बूथ से अपने दोस्त चकी को कॉल करता है। तब चकी ड्यूक से उसकी लोकेशन पूछता है। ड्यूक बताता है वो इस वक्त एक छोटे से मोटल के रूम में रह रहा है। चकी बताता है बैरिंगटन बडी को भी किसी ने मार दिया। ये सुनकर ड्यूक और ज्यादा डर गया था। उनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है जेरी ने उन्हें काम खत्म होने के बाद $70,000 देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन इतने महीने गुजरने के बाद भी उन्हें अब तक कोई पैसा नहीं मिला। तब चकी समझाते हुए कहता है बैरिंगटन की मौत की वजह से जेरी अभी शांत है, वो इस वक्त उन पैसों को बाहर नहीं निकाल सकता वरना रेमंड उसे मार देगा। कुछ देर बात करने के बाद चकी ड्यूक को 1 हफ्ते बाद कॉल करने कहता है और फोन कट कर देता है। चकी से बात करने के बाद जब ड्यूक अपने रूम में वापस आया तब उसे कायरीन नहीं दिखती। ये देखकर ड्यूक काफी डर गया। वो अपनी गन लेकर कायरीन को ढूंढने बाहर निकलता है, लेकिन कायरीन को कुछ नहीं हुआ था। वो बस काफी दिनों से एक ही रूम में रहकर बोर हो गई थी, इसीलिए टाइम पास के लिए वो बाहर निकली जहाँ उसे एक लड़का मिला। वो उससे बातें करने लगी। तभी ड्यूक अपनी गन लेकर डरते हुए बाहर निकला और वहाँ आकर कायरीन पर चिल्लाने लगा। तब वो लड़का ड्यूक को शांत रहने कहता है, लेकिन ड्यूक लड़के पर गन तान देता है। गन देखकर लड़का बहुत डर गया था। तब कायरीन जल्दी से ड्यूक को गन हटाने कहती है। फिर ड्यूक कायरीन का हाथ पकड़कर उसे रूम में ले जाकर बहुत चिल्लाता है। आगे हम 1 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। ड्यूक अपने रूम में टीवी देख रहा था। तब कोई उसके दरवाजे पर नॉक करता है। ये देखकर ड्यूक डर गया था, इसीलिए वो अपनी गन के साथ दरवाजे पर जाकर पूछता है दरवाजे पर कौन है। तब बाहर से एक आदमी की आवाज आती है। वो कहता है वो उसकी माँ है। ये सुनकर ड्यूक दरवाजा खोल देता है। तब हम चकी को देखते हैं। वो अपने दोस्त ड्यूक से मिलने आया था। ड्यूक उसे देखकर बहुत खुश होता है। अंदर आने के बाद चकी कायरीन के बारे में पूछता है। ड्यूक बताता है 1 हफ्ता पहले उनके बीच झगड़ा हो गया, इसीलिए वो उसे छोड़कर चली गई। तब चकी ड्यूक को कपड़े पहनने कहता है क्योंकि वो उसे अपने साथ कहीं बाहर ले जा रहा था। दोनों मोटल के रूम से बातें करते हुए निकलते हैं और जैसे ही ड्यूक चकी के कार में बैठता है वो चकी पर गन तान देता है और यहाँ हमें पता चलता है चकी अपने फ्रेंड ड्यूक को वहाँ मारने आया था। ड्यूक कहता है चकी ने ही मना करने के बाद भी उसे रॉबरी करने मनाया और
अब वही उसे मारने आया है। ये कहकर ड्यूक रोने लगता है। दरअसल जब उसने एक हफ्ता पहले चकी से फोन पर बात की थी तब चकी ने उसे बताया था वो 1 महीने तक अपनी जगह छोड़ नहीं सकता वरना रेमंड के आदमी उसे मार देंगे। लेकिन चकी 1 हफ्ते बाद ही ड्यूक से मिलने आ गया। तभी ड्यूक समझ गया था चकी उसे मारने आया है। ड्यूक कहता है वो चकी को मारना नहीं चाहता क्योंकि वो अब भी चकी को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है। लेकिन ड्यूक भी मरना नहीं चाहता। तब चकी भी रोते हुए कहता है वो भी उसे मारना नहीं चाहता। अगर उसे मारना होता तो वो उसे मोटल के रूम में ही मार देता। ये कहकर चकी भी बहुत रोता है। फिर ड्यूक भी अपनी गन कार के डैशबोर्ड पर रखकर कहता है वो दोनों एक दूसरे को नहीं मारेंगे, अब दोनों मिलकर उन लोगों की बैंड बजाएंगे। आगे हम देखते हैं रात में ड्यूक और चकी एक फ्यूल स्टेशन पर खड़े थे। चकी बताता है उनकी टीम के लगभग सभी लोग मारे गए। ड्यूक कहता है जेरी उन्हें रॉबरी के बदले पैसे नहीं देना चाहता, इसीलिए वो उनकी टीम को एक एक करके मरवा रहा है। चकी कहता है जेरी बार बार बोल रहा था अभी मामला गर्म है, इसीलिए वो इस वक्त कोई कदम नहीं उठा सकता। लेकिन ड्यूक कहता है उनकी टीम में 7 लोग थे, हर कोई को $70,000 मिलने वाले थे, लेकिन अब वो सब मर चुके हैं। ड्यूक ने रॉबरी के अगले दिन का न्यूज़पेपर पढ़ा था जिससे उसे पता चला वॉल्ट से टोटल $4 मिलियन की चोरी हुई और वो सारा पैसा अब भी जेरी के पास है। जेरी ने वो पैसा अपने पास इसीलिए रखा ताकि वो उन पैसों को वापस रेमंड को देकर उसकी नजर में चढ़ जाए और उसे भी बराबरी की इज्जत मिले। इसीलिए ड्यूक चकी को जेरी से आखिरी बार बात करने कहता है। अगर इससे भी बात नहीं बनी तब वो मिलकर जेरी पर अटैक करेंगे। चकी भी इस बात के लिए मान जाता है। फिर चकी ड्यूक के कंधे पर हाथ रखकर कहता है उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये सब उसकी वजह से शुरू हुआ था और अब सब कुछ ठीक भी वही करेगा। आगे हम चकी को जेरी से बात करते हुए देखते हैं। चकी कहता है उन्हें बस उनका पैसा चाहिए क्योंकि जेरी के पास बहुत सारा पैसा है और चकी और उसके दोस्त कंगाल हो चुके हैं, लेकिन उन्हें पैसे मिलने की जगह मौत दी जा रही है। उन्हें बस उनका पैसा चाहिए, पैसा मिलते ही वो यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे। फिर हम जेरी को देखते हैं जो चकी की बात सुनकर फोन रख देता है। वही दूसरी तरफ ड्यूक कायरीन से मिलने एक रेस्टोरेंट में गया जहाँ कायरीन उसका पहले से वेट कर रही थी। ड्यूक कायरीन से मिलकर बताता है उन लोगों ने उसके सबसे अच्छे और पुराने दोस्त चकी को उसे मारने भेजा था। ये सुनकर कायरीन को बुरा लगता है। कायरीन कहती है उसने पहले ही ड्यूक को समझाया था उसे जेरी के लिए रॉबरी नहीं करनी चाहिए। ड्यूक कहता है वो पागल हो गया था और उसके पागलपन की वजह से कायरीन भी उसे छोड़कर चली गई। फिर ड्यूक पूछता है वो इतने दिनों से कहाँ थी। कायरीन बताती है ड्यूक ने उसे जितने भी पैसे और ज्वेलरी दी थी उसने वो सब बेच दिए क्योंकि उसे लूटा हुआ पैसा नहीं चाहिए और ड्यूक के साथ जो भी हो रहा है वो सब चोरी के पैसों की वजह से हो रहा है क्योंकि वो पैसा किसी की मेहनत से कमाया हुआ था और वो ज्वेलरी किसी की बेटी या किसी की माँ की होगी जिसे उन लोगों ने अपनी मेहनत से खरीदा होगा और वो ऐसी ज्वेलरी पहनना नहीं चाहती। ड्यूक को भी अब समझ में आ रहा था। ड्यूक कायरीन को एक पैकेट देकर बताता है इस पैकेट में $300 और एक प्लेन का टिकट है। वो कायरीन को वापस अपने घर जाने कहता है, लेकिन तभी कायरीन रोते हुए कहती है ड्यूक को उन लोगों की बात सुननी होगी और जैसा वो कहेंगे वैसा करना होगा, यही उसके लिए बेहतर है। ड्यूक को समझ नहीं आ रहा था कायरीन क्या बोल रही है। तभी वहाँ पुलिस आकर ड्यूक को गिरफ्तार कर लेती है। मतलब कायरीन ने ही पुलिस को बताया था कि ड्यूक उससे मिलने रेस्टोरेंट आ रहा है। वो चाहती थी ड्यूक वैसा ही करे जैसा कानून उसे करने कहे। कायरीन को पता था रेमंड ड्यूक को एक ना एक दिन मार ही देगा, इसीलिए वो ड्यूक की जान बचाने उसे गिरफ्तार करवा देती है। आगे हम देखते हैं ड्यूक को पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था। वो 1976 का समय था। फिर ड्यूक पुलिस स्टेशन के इंट्रोगेशन रूम में था। इंट्रोगेशन ऑफिसर ड्यूक से बॉन्डेड वोल्ट हाइस्ट के बारे में पूछता है। ड्यूक कहता है उसे पहले अपने लॉयर से बात करनी है। ऑफिसर बताता है उसका दोस्त चकी मारा गया, रेमंड के लोगों ने उसे जान से मार दिया। उसकी लाश एक नदी में मिली। उन लोगों ने चकी को इसीलिए मारा क्योंकि उसने उनका ऑर्डर फॉलो नहीं किया। मतलब उन्होंने चकी को ड्यूक को मारने भेजा था, लेकिन चकी ने ड्यूक को नहीं मारा, इसीलिए उन लोगों ने चकी को ही मार दिया। चकी ने ड्यूक को बचाने खुद की जान दे दी। ये सुनकर ड्यूक को शौक लगता है क्योंकि चकी उसका पहला और सबसे अच्छा दोस्त था। ऑफिसर बताता है रेमंड ने ड्यूक को जान से मारने $10,000 का इनाम रखा है, इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड कायरीन ने बिल्कुल सही किया, वरना कुछ दिनों में ड्यूक भी मारा जाता। तब ड्यूक रोने लगता है। ऑफिसर कहता है ड्यूक बहुत लकी है क्योंकि कानून ने उसे विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम का कैंडिडेट बनाया है, इसीलिए पुलिस वालों को ड्यूक की हर हाल में जान बचानी होगी और ये सब कायरीन की वजह से हुआ है। लेकिन ड्यूक ने हाइस्ट और वॉल्ट के पैसों के बारे में नहीं बताया तो उसे इस प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया जाएगा और उसे पुलिस की तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तब ड्यूक अपने दोस्त चकी को याद करके रो रहा था। फिर वो कहता है अब चकी जिंदा नहीं, इसीलिए कुछ भी छुपाने का कोई मतलब नहीं बनता। तब ऑफिसर रिकॉर्डर ऑन करता है। फिर ड्यूक अपनी कहानी बताना शुरू करता है। ये वही सीन है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इसी कहानी के साथ मूवी शुरू हुई थी। ड्यूक पुलिस ऑफिसर को रॉबरी से जुड़ी सभी बातें बता देता है और आखिर में ये भी बताता है ड्यूक और चकी ने जेरी के कहने पर रॉबरी की थी।
आगे हम देखते हैं इंट्रोगेशन रूम में एक मिरर लगा हुआ था और मिरर की उस तरफ एक और रूम था जहाँ के लाइट्स ऑफ थे। सारे रिकॉर्डिंग होने के बाद मिरर के पीछे वाले रूम की लाइट्स ऑन होती है और हम उस रूम में चकी को देखते हैं, मतलब चकी जिंदा था। इंट्रोगेशन ऑफिसर ने ड्यूक से झूठ कहा ताकि वो पुलिस को सब सच बता दे। चकी ड्यूक को स्टेटमेंट देते हुए देख रहा था लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन रिकॉर्डर देखकर चकी समझ गया ड्यूक ने पुलिस को सब कुछ बता दिया और अब उसे भी जेल जाना होगा। उधर स्टेटमेंट देने के बाद ड्यूक चकी को देखकर समझ गया कि पुलिस वालों ने उसे बेवकूफ बनाया और अब उसे और चकी को जेल जाना होगा, इसीलिए वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद हम एक हिस्ट्री देखते हैं जिसमें लिखा था चकी बॉन्डेड वॉल्ट हाइस्ट में दोषी पाया गया जिसके लिए उसे लाइफ टाइम प्रिजन की सजा हुई, लेकिन उसे 10 साल बाद छोड़ दिया गया और इस दौरान चकी और ड्यूक को कभी मिलने नहीं दिया गया। ड्यूक ने पुलिस की निगरानी में रहने के बाद भी अपनी छोटी मोटी चोरी करना जारी रखा। जेल से बाहर आने के बाद वो और कायरीन कभी नहीं मिले। आगे हम रेमंड की ओरिजिनल फुटेज के साथ एक और हिस्ट्री देखते हैं जिसमें लिखा था रेमंड की कोर्ट में हियरिंग के चलते एक पॉलिटिकल पार्टी ने उसका वेलकम किया और उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। फिर हम मूवी में रेमंड को कोर्ट में देखते हैं जो सेनेटर को बता रहा था उसके कोर्ट के ट्रायल के बाद वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने तैयार है और पिछले 30 सालों से उसे क्रिमिनल बोलकर उसका नाम बदनाम किया जा रहा है क्योंकि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और सक्सेसफुल होना ही उसके लिए गुनाह है। आगे हम फिर से रेमंड की फुटेज के साथ हिस्ट्री देखते हैं जिसमें लिखा था कोर्ट ट्रायल के बाद रेमंड को जेल से रिहा कर दिया गया और एक आजाद नागरिक के तौर पर रेमंड की 1984 में मौत हो गई। फिर हम मूवी में वापस आते हैं जहां हम वही बॉन्डेड वॉल्ट देखते हैं और हिस्ट्री में बताया जाता है बॉन्डेड वॉल्ट हाइस्ट उस समय अमेरिका की सबसे बड़ी चोरी थी। उस हाइस्ट में लगभग $34 मिलियन चोरी हुए जो आज के समय में $100 मिलियन होते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में सिर्फ $4 मिलियन चोरी होने की खबर छपी थी। मूवी में अब हम बड़ी टीम के 2 लोगों को देखते हैं जो जिंदा बच गए, वो आजाद थे। उधर जेरी भी बॉन्डेड वॉल्ट हाइस्ट में दोषी पाया गया, इसीलिए उसे भी 10 साल की जेल हुई। अब आगे हम मूवी का वो सीन देखते हैं जब ड्यूक ने चकी को जेरी से आखिरी बार बात करने कहा था और जेरी ने चकी की बात सुनकर फोन रख दिया था। दरअसल मूवी में हमें उनकी पूरी बात नहीं दिखाई गई थी। अब हम उनकी पूरी बात देखते हैं जिसमें चकी अपने पैसे मांग रहा था। तब जेरी उसे बताता है चकी और ड्यूक की तरह उसे भी बस $70,000 मिलने वाले थे। चकी कहता है लेकिन ये काम तो जेरी ने ही उन्हें करने कहा था और यहाँ हमें पता चलता है जेरी भी चकी और ड्यूक की तरह किसी और के लिए काम कर रहा था और ये बात ड्यूक और चकी को पता नहीं थी। तब चकी पूछता है जेरी किसके लिए काम कर रहा था। तब हम एक सीन देखते हैं जब जेरी रेमंड से मिलने जेल में गया था। तब रेमंड कहता है उसे सारा पैसा चाहिए, मतलब इस रॉबरी का असली मास्टरमाइंड रेमंड ही था। उसने शहर के बाकी गैंगस्टर को भी धोखा दिया और अपने साथ साथ वॉल्ट में रखा उनका पैसा भी उड़ा ले गया। इस रॉबरी में जितने भी लोग जुड़े हुए थे वो सब या तो मारे गए या फिर जेल चले गए, लेकिन मास्टरमाइंड रेमंड ने अकेले अपनी जिंदगी एक आजाद आदमी की तरह जी और यहीं पर ये मूवी भी खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।